अच्छा, निवेश की दुनिया में एक नियम है जो लगभग हर कोई मानता है कि अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाकर रखना चाहिए, यानी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर कोई कहे कि ये नियम ही गलत है। आज हम राजू जी के एक ऐसे ही क्रांतिकारी फार्मूले को समझने वाले हैं जो फाइनेंशियल सलाह के लगभग हर नियम को आप कह सकते हैं कि चुनौती देता है। और यहीं से एक बहुत ही बोल्ड सवाल खड़ा होता है। क्या ये सच में मुमकिन है कि सिर्फ एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट पर पूरा का पूरा दांव लगाकर कोई करोड़पति बन सकता है? चलिए, इस दावे की गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं। तो इस पूरी सोच का आप कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा विचार है जो सीधी सीधी हमारी पारंपरिक फाइनेंशियल समझ को नकारता है। उनका साफ मानना है कि एफडी जैसे जो सुरक्षित समझे जाने वाले निवेश है ना, वो असल में बेकार हैं। तो चलिए अब इस सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया को, इस वन फंड फॉर्मूला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो डाइवर्सिफिकेशन के सिद्धांत के बिल्कुल बिल्कुल उल्टा चलता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये फिलॉसफी किसी बड़ी किताब या थ्योरी से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की अपनी पर्सनल जर्नी से निकली है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, पर वो निवेश की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो इस साहसी स्ट्रैटेजी के पीछे की कहानी आखिर है क्या? ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक असल जिंदगी का तजुर्बा है जो एक मामूली सी शुरुआत से करोड़पति बनने तक का पूरा सफर दिखाता है। तो ये टाइमलाइन उनकी पूरी यात्रा को दिखाती है। साल 2001 में सिर्फ 8,000 की सैलरी पर 3,000 की एसआईपी शुरू की। अगले 15 सालों में उन्होंने कुल 9 लाख रुपए लगाए। और यहाँ एक खास बात है, उन्होंने सिर्फ एसआईपी नहीं की, बल्कि जब भी बाजार गिरा उन्होंने हिम्मत दिखाकर और ज्यादा पैसा लगाया। और देखते ही देखते उनका फंड लगभग 39 लाख का हो गया, जिससे पूरा पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। और नतीजा क्या हुआ? इस डिसिप्लिन वाली स्ट्रैटेजी का नतीजा था 1.5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर तरीका सही हो तो एक छोटी सी शुरुआत भी कितने बड़े नतीजे दे सकती है। और ये देखिए उनके बिल्कुल अलग नजरिए का पहला बड़ा नतीजा, कर्ज से पूरी तरह दूरी। जहां लोग पहले घर खरीदते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। पहले इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया और फिर उसी पैसे से पूरा फ्लैट खरीदा, वो भी बिना किसी लोन के। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और उस लॉजिक को देखते हैं कि वो बाकी पॉपुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को खारिज क्यों करते हैं। उनके लिए हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक जैसा नहीं है। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से लोन से बचकर अगर वही पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो लंबे समय में कई ज्यादा दौलत बनाई जा सकती है। मतलब एक तरफ आप 8-9% ब्याज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप 15% रिटर्न कमा सकते हैं। उनका मानना है कि बैंक आपको अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमाई के लिए लोन देते हैं। उनकी फिलॉसफी सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये भी साफ साफ बताती है कि क्या नहीं करना है। वो इन सभी पॉपुलर ऑप्शंस जैसे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, गोल्ड फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स, इन सब से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये वेल्थ बनाने की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। और अब हम आते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के बिल्कुल दिल में, यानी उसके कोर पर। सिर्फ स्मॉल कैप फंड पर ही पूरा फोकस क्यों? ये उनके पूरे फॉर्मूले का सबसे जरूरी हिस्सा है। उनका लॉजिक ना बड़ा सिंपल और मजेदार है, एक छोटे पिल्ले की तरह। एक पिल्ले में एक बड़ा कुत्ता बनने की पूरी गुंजाइश होती है, लेकिन एक बड़ा कुत्ता तो पहले से ही बड़ा हो चुका है। ठीक इसी तरह ग्रोथ की सबसे ज्यादा संभावना बड़ी नामी कंपनियों के बजाय छोटी उभरती हुई कंपनियों में होती है। अच्छा, तो ये तो तय हो गया कि सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, पर सवाल ये है कि सही फंड कैसे चुने। यहाँ पर उनका सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। सीधी सादी भाषा में कहें तो उस फंड में लोगों का कुल कितना पैसा लगा हुआ है। और इसको समझाने के लिए वो एक बड़ी मजेदार लाइन का इस्तेमाल करते हैं, बेबी को बेस पसंद है। यहाँ पर बेस का मतलब है AUM। उनका मानना है कि एक बड़ा AUM ये बताता है कि मैनेजर अनुभवी है, टीम बड़ी है और संसाधन भी ज्यादा हैं। उनका भरोसा नए फंड्स पर नहीं, बल्कि पुराने और बड़े फंड्स पर है। तो फंड चुनने का उनका तरीका भी एकदम सीधा साधा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स देखो, फिर वो फंड चुनो जिसका AUM सबसे ज्यादा हो, मतलब 5,000 करोड़ से ऊपर, और हाँ, उसका कम से कम 10-15 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
1 साल के रिटर्न को तो वो देखने से ही मना करते हैं। और उनकी ये कहावत उनके इस विश्वास को बहुत अच्छे से बताती है कि स्थापित फंड, जो पुराने फंड्स हैं, वो नए और बिना परखे हुए फंड्स जैसे कि NFO से कहीं बेहतर होते हैं। उनका कहना है कि भरोसा पुराने और आजमाए हुए फंड्स पर ही करना चाहिए। लेकिन सिर्फ नियम जानना ही काफी नहीं है। इस स्ट्रैटेजी में कामयाब होने के लिए एक खास तरह के माइंडसेट की, एक खास साइकोलॉजी की जरूरत होती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में भी है कि कैसे सोचना है। वो बाजार के गिरावट को खतरे की तरह नहीं देखते, बल्कि वो इसे एक सोचा समझा मौका मानते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को कम कीमत पर ज्यादा खरीदने के लिए दिया जाता है। उनके हिसाब से ये डरने का नहीं, बल्कि लालची बनने का समय होता है। और उनकी फिलॉसफी उम्र के साथ बदलती भी है। ये यंग एज में हाई रिस्क लेकर तेजी से पैसा बनाने और बाद की जिंदगी में उस पैसे को सुरक्षित रखने की बात करती है। मतलब जवानी में रिस्क लो और बुढ़ापे में उसे संभालो। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद इस बेहद फोकस्ड इन्वेस्टमेंट के तरीके से हमें क्या सीखने को मिलता है? आखिर में ये पूरी सोच किन बातों पर आकर टिकती है? तो ये पूरी स्ट्रैटेजी कुछ बहुत ही सरल लेकिन एकदम अलग नियमों पर टिकी है। पूरा पैसा स्मॉल कैप में डालो, कर्ज से दूर रहो, खासकर होम लोन से। सबसे बड़े AUM और सबसे लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड चुनो। मार्केट गिरने पर और खरीदो, और सबसे जरूरी, इसे सिंपल रखो और कम से कम 15 साल तक टिके रहो। हाँ, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला रास्ता है। और अंत में ये हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये एक आम इंसान के लिए सच में कोई क्रांतिकारी स्ट्रैटेजी है, या फिर एक खतरनाक जुआ है जो सालों की फाइनेंशियल सलाह को सीधी चुनौती देता है? ये एक सोचने वाला सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।